साथियों, मॉडल्स की अपन ने ऑलरेडी एक क्लास कर ली है। आज जो मॉडल्स में डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। चर्चा का विषय है, बड़ा ही गंभीर है और एग्ज़ाम में यही वाली जो मैं बात आज करने जा रहा हूँ, एग्ज़ाम में यही वाली बात भाई हिट करती है। तो सभी लोग अपना फ़ोकस कर लो पूरा का पूरा, क्योंकि आज जो मुद्दे की बातें हैं, 2 अ, चीज़ें आप लोग बड़ा ही प्यार से समझना। और जब मैंने मॉडल्स की पहली क्लास लगाई थी ना, आप जिस बच्चे ने मॉडल्स की पहली क्लास मिस कर दी है, वो अपने दिमाग में एक बात रखना कि मॉडल्स की मैंने जो पहली क्लास लगाई थी, वो कुछ बड़े ही नियमों को ध्यान में रखते हुए लगाई थी। आई कुड हैव ईज़िली एक्सप्लेन्ड मॉडल्स, मैं मॉडल्स बड़े आसान तरीके से आपको सिंपल सी बातें करके भी एक्सप्लेन कर सकता था और जा सकता था। मैंने बड़ा ही आपको पिन पॉइंट करके मॉडल्स एक्सप्लेन की हैं। उसके पीछे की कहानी आज कुछ बच्चों को समझ आएगी। और जिस बच्चे ने मॉडल्स का पहला पार्ट नहीं देखा है मेरे बंधु, मेरे भाई, यू मस्ट गो एंड वॉच दैट पार्ट। आपको वो पार्ट जाके पक्का-पक्का देख लेना है। वहीं से आज की आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है जी? आज जो पिछली जो क्लास में मॉडल्स देखो एक बारी अपन ने कौन-कौन से पूरे कर लिए थे। मॉडल्स का बेस तो अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया था, मॉडल्स क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात भी अपन ने वहाँ डिस्कस की थी, जो शायद तक मॉडल्स की और किसी क्लास में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है? अब पॉइंट ये समझना है कि अपन ने कैन भी पढ़ लिया था, कुड पढ़ लिया था अपन ने, मे पढ़ लिया था, माइट पढ़ लिया था, अपन ने मस्ट हो गया था, ought to हो गया था। लेकिन जो यहाँ अब बचे हैं ना, डेयर, नीड, वुड और यूज्ड टू, ये और साथ में शेल, ये 4-5 वर्ड्स ऐसे हैं मॉडल्स के अंदर जो सही में एग्ज़ाम का गेम चेंज करते हैं। एग्ज़ाम के अगर मैं बोलूँ गेम चेंजर्स हैं ये वर्ड, तो ये बिल्कुल भी इसमें कहना गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है? समझो कैसे? यहाँ थे ना? हाँ, यहाँ थे। ठीक है। देखो कैसे? मॉडल्स के अंदर अब अपने पास में वर्ड रहता है एक तो नीड, है ना? और एक वर्ड मेरे बंधु रहता है अपने पास में क्या? डेयर। बहुत ही बहुत ही गंभीर विषय, ठीक है? और इंटरेस्टिंग भी है। इट इज़ नॉट लाइक कि ये थोड़ा सीरियस है तो इंटरेस्टिंग नहीं है, इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स का सबसे अगर अच्छा पार्ट है तो यही है। ठीक है जी? देखते हैं कैसे। मैं जब नीड की बात करता हूँ, मैं जब डेयर की बात करता हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि नीड 2 रूप में काम करता है। एक ये वर्ब के रूप में काम करेगा, मेन वर्ब के रूप में, और एक यही काम करेगा अपने पास में मोडल्स के रूप में, मोडल्स के रूप में, ठीक है? और डेयर पे भी क्या है मेरे बंधु, डेयर जो है ना अपने पास में, डेयर भी इसी तरीके से काम करता है। अगर मैं डेयर की बात कर लेता हूँ, तो डेयर भी मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है साथी, और डेयर मोडाल्स के रूप में भी काम करता है। और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं मॉडल्स के पार्ट के अंदर। ठीक है? अब समझो कैसे? भाई नीड का मीनिंग क्या है? नीड का सभी को मीनिंग पता तो ज़रा कमेंट करके बताओ कि हाँ सर, नीड का मीनिंग क्या होता है? आवश्यकता, या फिर नीड का मीनिंग क्या होता है? ज़रूरत। ठीक है? और डेयर का मीनिंग क्या होता है भाई? डेयर का मीनिंग होता है साहस करना, साहस करना। ठीक है? कई बार नेगेटिव भी जाएगा, कई बार पॉजिटिव भी आएगा, इस रूप में ये काम करने वाला है। अब देखो एक्चुअल में क्या होगा, जब मैंने मॉडल्स की बिगिनिंग करी थी, मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स ना, मॉडल्स कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में नहीं आते। ठीक है? ये बात क्लियर कर दी थी कि मॉडल्स कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में नहीं आते, मॉडल्स अकेले ही आते हैं। और ये बात क्लियर करने का सबसे बड़ा जो रीज़न था ना, सबसे बड़ा रीज़न यही मॉडल्स हैं, नीड और डेयर। क्यों? क्योंकि कई बार तो ये किस रूप में काम करेंगे? मेन वर्ब के रूप में, अब वहाँ दिक्कत। और कई बार ये काम करेंगे मॉडल्स के रूप में। अब होता क्या है, मॉडल्स के रूप में ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करते। जैसे मॉडल्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई नहीं करते। अगर आई कैन है, तो ही कैन ही रहता है ना। अगर आई ही मस्ट है, तो शी मस्ट रहता है। नहीं चेंज करते ना, अपन ऐसे आई एस तो नहीं लगाते हैं। लेकिन वर्ब में क्या लगता है, वर्ब में ऐसे आई एस अपन को लगाना पड़ता है। तो जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करेंगे, इनका रोल अलग होगा। जब ये मॉडल्स के रूप में काम करेंगे, इनका रोल अलग होगा।
थोड़ा एग्ज़ाम्पल से और ज़्यादा अपन डिटेल में समझते हैं कैसे। मान लो मैं लिखता हूँ एक एग्ज़ाम्पल कि ठीक है भाई, अब थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा है अरे भाई, चमत्कार की चीज़ें हैं। अपने साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे ही नीड नॉट वरी, लिख दिया, ही नीड नॉट वरी। अब थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ो, ही नीड नॉट वरी। पहली बात तो ये कि ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर है सभी को? अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? नीड। वैसे देखोगे ना ही के साथ में अपन क्या लगाते हैं? कोई वर्ब है मान लो। अगर मैं लिखता हूँ कि वह बाज़ार जाता है। अब वह बाज़ार जाता है तो क्या लिखा जाएगा? ही गोज़ लिखोगे ना, है ना? ही गोज़, ही गो तो नहीं लिखते। लेकिन ही के साथ में भी जब आप नीड लगा रहे हो, तब आप क्या लगा रहे हो? ऐसे यस तो लगा नहीं रहे, ठीक है? तो जब ये मॉडल के रूप में काम करता है, तब इसके साथ में आप एस या एस नहीं लगाते, पहली बात तो ये। और जब ये मॉडल के रूप में काम करता है, तब ये बेयर इन्फिनिटिव रहता है। अब बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? जैसे अगर आपने वर्ब मैंने जब आपको पढ़ाई थी, मैंने आपको बोला था कि एक वर्ब को आप दूसरी वर्ब से जोड़ेंगे, तो आप टू लगाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ही नीड नॉट टू वरी नहीं लिखा हुआ, ही नीड नॉट वरी लिखा हुआ है। इसका मतलब है नीड जब मॉडल्स के रूप में आएगा, तब इसके साथ में दूसरी वर्ब को जोड़ने के लिए आप टू भी नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? टू नहीं लगाते। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि अब आप मॉडल्स आज पढ़ रहे हो, मैं आपको बोलता हूँ कि इसके बाद में आपको मॉडल्स के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या बोलूँगा? इस प्रकार से बोलूँगा ना, यू नीड नॉट थिंक, यू नीड नॉट थिंक अबाउट मॉडल्स एनीमोर। यही तो बोला मैंने आपको। भाई यू नीड नॉट थिंक अबाउट मॉडल्स एनीमोर। आपको मॉडल्स के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना? अब जब मैंने ये बोला ना आपको, तो यहाँ से मेरे भाई पॉइंट ये पकड़ो कि यहाँ जो नीड आ रहा है ना, ये नीड आ रहा है। ये किस रूप में आ रहा है? ये मॉडल्स के रूप में आ रहा है, ठीक है? अब बताऊँगा मैं आपको मॉडल्स के रूप में कैसे आता है और वर्ब के रूप में कैसे आता है, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, चिंता नहीं करनी है। यू नीड नॉट, अब देखो वैसे यहाँ पे क्या लगाते हैं आप? टू लगाते हैं ना? यू नीड नॉट, यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट द मॉडल्स एनीमोर। क्योंकि ये मॉडल्स हैं और ये नीड और डेयर दोनों याद रखना। नीड और डेयर जब मॉडल्स के रूप में काम करेंगे, तब ये अपने साथ में टू नहीं लगाएंगे। चाहे कोई वर्ब को जोड़ रहे हो ना आगे, वर्ब भी जुड़ रही हो, जैसे इसमें क्या है? थिंक देखो, थिंक एक वर्ब है ना, ठीक है? और ये भी क्या है? नीड भी वर्ब है। नीड मेन वर्ब है और ये अपने पास में दूसरी वर्ब जुड़ रही है। तो यू नीड नॉट टू थिंक, गलत हो जाएगा। यू नीड नॉट थिंक अबाउट मॉडल्स एनीमोर। ही नीड नॉट वरी, उसको चिंता नहीं करनी है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपको चिंता नहीं करनी है, मैं क्या बोलूँगा? यू नीड नॉट टू वरी नहीं बोलूँगा, टू लगा दिया, काम गलत हो गया, ठीक है? अब दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ये मॉडल्स और वर्ब में कैसे फ़र्क पहचानेंगे? देखो सिंपल सी बात रखना, दोनों का बता रहा हूँ, डेयर का और नीड का, दोनों का बता दे रहा हूँ कि डेयर और नीड दोनों के दोनों जब मॉडल्स के रूप में काम करेंगे, किस रूप में काम करेंगे? मॉडल्स के रूप में काम करेंगे ना, ज़्यादातर ज़्यादातर आपको सेंटेंस जो है ना, ये क्या कौन-सा चमत्कार हो रहा है? कौन-सा बच्चा है जो अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को? दैट इज़ व्हाई हमारा बोर्ड गायब हो जा रहा है भाई। अपन लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो गायब हो रहा है, ठीक है? कर पा
कृपया कहीं न कहीं रुकी हुई है, तो हो सकता है कहीं रोक आप लोगों ने रोक के रखी हुई हो, ठीक है। अब देखो थोड़ा गौर करना, फ़ोकस करना, भई ही नीड नॉट वरी आपको समझ आ गया। यू नीड नॉट थिंक अबाउट मॉडल्स एनीमोर ये भी आपको क्लैरिटी यहाँ से मिल गई होगी। अब समझना क्या है कि सर पहचानें कैसे कि मॉडल्स के रूप में कब काम कर रहा है और मेन वर्ब के रूप में कैसे काम कर रहा है। 2 बातें समझना, एक तो जब भी सेंटेंस का रूप नेगेटिव हो और इंटरोगेटिव हो। इंट्रोगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, दिमाग में रखना बात को कि ये जो मोडाल्स है ना ये वाले जो नेगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें नीड और डेयर दोनों मोडाल्स के रूप में काम करते हैं। क्लियर है? भाई नेगेटिव सेंटेंस आया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया, आपको पकड़ में आना चाहिए मोडाल्स के रूप में काम कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है। पहला डिफरेंस तो ये। देखो एग्जांपल समझो कैसे? जैसे मैं बोलता हूँ कि क्या मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता है? नीड आई से मोर ये आपने क्वेश्चन लगा दिया। नीड आई से मोर, ठीक है? अब ये जो नीड आई से मोर है ना, यहाँ पे नीड मोडाल्स के रूप में काम कर रहा है और नीड आई से मोर ये आप यहाँ पर क्वेश्चन बना रहे हो, इंट्रोगेटिव है। क्लियर है? अब यहाँ देखो पीछे आओ, इसमें देखो ज़रा-सा, यहाँ पर देखेंगे समझ आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। यू नीड नॉट थिंक अब ये नोट आ रहा है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। क्लियर है सभी को? ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ और अगर मैं इसकी बात कर रहा था दूसरे वाले की, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ नीड आई से मोर। क्या मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता है? आप बोलोगे नहीं सर क्लैरिटी तो मिल रही है, कहने की तो आवश्यकता अब इतनी रिक्वायरमेंट रही नहीं है। भई हमें सारी बात सही-सही समझ में आने लग रही है, ठीक है। फिर देखो, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कैसे। अब ये जो नीड आई से मोर है ना, ये मोडाल्स क्या है? यहाँ पे नीड क्या है? यहाँ पे नीड मोडाल्स है, ठीक है। अब मैं ऐसे लिखता हूँ, डू आई नीड टू से मोर। अब समझो भाई, अब क्लैरिटी आपको मिलेगी। मेरा जो पहले दिन मॉडल्स आपको मैंने बड़े प्यार से, बड़े धीरे-धीरे वो बच्चों की तरह पढ़ाए हैं ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न ही ये वाला सेंटेंस है। अगर आपको ये वाले मॉडल्स में क्लैरिटी चाहिए, तो पहला पार्ट जैसे सिंपल सी बात है देखो मेरा तो यहाँ पे पर्पज़ क्लियर है। मैं आपको बता देता हूँ कि आई विश कि आप लोग सभी सक्सेस हों, सभी को यू गेट योर डिज़ायर्ड वर्क आप जो भी काम चाहते हैं वो आपको मिले, उसकी जो इच्छा आपकी पूर्ण हो। दिक्कत ये है कि मेरे लिए यहाँ पे आना क्लास रिकॉर्ड करना, अपना काम वगैरह छोड़ के, ये इन दिनों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। रीज़न बीइंग कि एक तो यहाँ पर आकर के रिकॉर्ड करना, दूसरा रीज़न ये है कि मेरी जो हेल्थ है अभी बुढ़ापे की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। आई एम नाउ लाइक क्या बोलते हैं, वो होती है ना स्टेजेस ऑफ लाइफ, तो उसमें आप मुझे अब ज़्यादा परेशान नहीं करना है, इसलिए आते ही देखा है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हो सके तो शेयर कर दो, पॉसिबल हो तो। तो डू आई नीड टू से मोर है ना? समझना बात को। आपको समझ आएगी, यहाँ जो डू है ना, ये डू क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे ही सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगी, मोडल्स वाले रूल अपने आप ही हट गए। क्योंकि मोडल्स एक ऐसी खुद में ही क्या है वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब के साथ में नहीं आती। तो जैसे ही आपने लगाया डू आई नीड टू से मोर, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि सर नीड आई से मोर का मीनिंग भी सही है। नीड आई से मोर का मतलब क्या होता है कि क्या मुझे कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता है? फिर अगर ये वाला पढ़ते हो, डू आई नीड टू से मोर, इसका मतलब भी यही होता है कि क्या मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत है? डू आई नीड टू से मोर। अब देखो, बस यहाँ पर देखना कि हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो हेल्पिंग वर्ब आते ही आपको अंडरस्टूड हो गया कि सर जो मॉडल्स वाला रोल था ना, टू वाला, देख रहे हो? डू आई नीड टू लगा रहा हूँ मैं नीड के बाद में, ये दूसरी वर्ब है ना, इस पे गौर करो। ये जो से लिखा हुआ है, से भी तो वर्ब होती है कहना, है कि नहीं है? और ये जो नीड है ये भी तो वर्ब है, ये भी तो वर्ब हुई। तो जब मैं बोलता हूँ डू आई नीड टू से मोर, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। यहाँ तो सर टू लग रहा है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो टू लग नहीं रहा है। यहाँ पर टू क्यों लग रहा है मेरे भाई? क्योंकि ये जो यहाँ पर नीड आ रहा है ना, ये मेन वर्ब के रूप में आ रहा है।
क्योंकि ऑलरेडी देखो, ऑलरेडी हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब तो आ गई ना, तो जब हेल्पिंग वर्ब आ गई है, तो मतलब नीड मोडाल्स के रूप में काम नहीं कर रहा है, ठीक है? अच्छा, इसमें एक जो बात और समझना, एक बच्चे से एक सेंटेंस था, वो बच्चा बोला कि सर ये सेंटेंस गलत है। हमारा जो टैब है हमारा कम्युनिटी टैब, उसमें ये क्वेश्चंस चलते रहते हैं, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपकी भी स्कोर वगैरह भी पता चलते हैं, डाउट भी क्लियर होते हैं, ठीक है? अब यहाँ देखो, अ, सेंटेंस पढ़ो आराम से और देखो भाई सेंटेंस में गलती कहाँ हो रही है। क्या लिखा आ रहा है? शी इज़ अ रिच पर्सन, वह एक अमीर पर्सन है। शी इज़ अ रिच पर्सन, है ना? फिर मैंने लगा दिया एंड, यहाँ कोमा लगा देना। शी इज़ अ रिच पर्सन एंड शी डज़ नॉट डेयर टू परचेज़ अ कार, ठीक है? अब बच्चों ने क्या किया, मान लो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो, एग्ज़ाम में ऐसे एरर आ जाती हैं और जो बाकी जो टीचिंग एग्ज़ाम देते हैं, उनके अंदर तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आएगा, तो फिर उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने फिर ऐसा कुछ दिया, एक पार्ट ये वाला हो गया, एंड से पहले वाला, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया और चौथा पार्ट ये वाला नो एरर वाला पार्ट अपना हो गया। अब क्या लिखा है? शी इज़ अ रिच पर्सन, है ना? फिर लिखा हुआ है एंड, फिर लिखा है शी डज़न्ट डेयर टू परचेज़ अ कार। अब काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये वाला पार्ट गलत है, डेयर वाला, सॉरी ये टू वाला, कि सर डेयर के साथ में टू नहीं लगाते, मोडाल्स है, ठीक है? और ये वाला पार्ट गलत है। कुछ बच्चों ने कुछ और बताया, कुछ ने कुछ और बताया। देखो पहली बात तो ये समझना कि जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आ गई, जैसे ही सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिल रही है, नीड की वैल्यू एज़ ए मोडाल्स खत्म हो जाएगी। क्लियर है? शी इज़ अ रिच पर्सन एंड शी डज़न्ट आ गया ना हमारे पास में। जब ये वाली बात हमारे पास में आती है, नोट करने वाली बात क्या है, जैसे ही शी के साथ में डज़न्ट लगा, तो ऑलरेडी अपन को समझ आ गया भाई हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास में आ गई। तो जैसे ही हमारे पास में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये वाला जो पार्ट है ना डेयर वाला, अब ये डेयर हमारे पास में एज़ अ मॉडल्स काम नहीं कर रहा। मॉडल्स के रूप में काम नहीं कर रहा है। ये किस रूप में काम कर रहा है? ये काम कर रहा है हमारे पास में मेन वर्ब के रूप में। जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं, तो फिर दूसरी वर्ब जोड़ने के लिए टू लगाना ही पड़ेगा ना। बात समझ रहे हो? भाई एक वर्ब के साथ में एक वर्ब और जोड़ते हैं अपन। भाई सिंपल ये मत समझो ग्रामर ये और ये कॉम्प्लिकेशंस मत समझो। बस ये तो समझो ना कि एक वर्ब के साथ में दूसरी वर्ब को जोड़ने के लिए टू लगाना पड़ता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे डांस करना है, मेरा मन हो गया भाई क्लास चल रही है, आ, बच्चे भाई खूब एंजॉय कर रहे हैं क्लास को और मेरा मन कर गया भाई डांस करना है। अब मैं कैसे लिखूँगा? मैं ऐसे लिखूँगा ना कि मुझे डांस करना है, तो आई वांट टू डांस। क्यों? क्योंकि देखो ये वांट क्या है? ये वर्ब है ना एक, क्लियर है? ये हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। ये टू लगाया क्योंकि आप यहाँ पर एक वर्ब और जोड़ रहे हो। आई वांट टू डांस। जनरली ऐसे ही चलता है। टू के साथ में आपको फर्स्ट फॉर्म जोड़नी पड़ती है। लेकिन जैसे ही देखो यहाँ, जैसे ही इसने क्या किया, अ, यहाँ पर डू आई नीड, नीड वर्ब थी, से वर्ब थी, तो क्या जोड़ना पड़ा? टू से जोड़ना पड़ा, क्योंकि नीड वर्ब के रूप में काम कर रही थी। सिमिलरली यहाँ पर अगर यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पर हमारे पास में ऑलरेडी वर्ब के रूप में टू जोड़ दिया। यहाँ पर देखो
यहाँ पर डज़ आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मतलब डेयर क्या बना? डेयर मॉडल्स नहीं है, वर्ब है, फिर से टू जोड़ना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही पीछे चलोगे इस वाले सेंटेंस पे, ही नीड नॉट वरी। अब 2 बातें समझना, एक तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव था, तो नेगेटिव सेंटेंस में मॉडल्स के रूप में काम करेगा, पर वो फ़र्क समझना आना चाहिए भाई, तब तक काम करेगा जब तक वो हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आ गई तो मॉडल्स का रूप खत्म हो गया ना। क्लियर है भाई सभी को? जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आई, नीड एज़ ए मॉडल्स उसने खुद को डिसीज़ कर लिया है, खुद को समाप्त कर लिया है। जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नीड जो है मॉडल्स के रूप में काम करेगा। तो आपको एक तो टू समझना, भाई टू नहीं लगाना चाहिए, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझनी है कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या एस नहीं लगाना पड़ता मॉडल्स के। मैंने जब पहला पार्ट पढ़ाया था ना इसका मॉडल्स का, मैंने क्लियरली आपको ये इंडिकेशन दिया था कि वहाँ मॉडल्स किस रूप में काम करते हैं, ये कौन-सी वर्ब है, इनके साथ में वर्ब आती है कि नहीं आती है, आती है तो किस रूप में आती है, वो सब मैंने बातें पहले पार्ट में आपको बता रखी है, ठीक है? अब यहाँ देखो इस वाले सेंटेंस में फिर आप बोलोगे सर इसमें एरर कहाँ पर है? शी इज़ अ रिच पर्सन एंड शी डज़न्ट हेल्पिंग वर्ब आ गई, देयर वर्ब के रूप में काम कर रही है, टू से जुड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, है ना? परचेज़ वर्ब है, ए कार हमारा क्या आ गया? कार हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। बट यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ अंडरस्टैंड करने वाली बात है, ये वाला जो सेंटेंस है, शी इज़ अ रिच पर्सन, वह एक अमीर पर्सन है। अब अमीर पर्सन होने के बावजूद भी कॉन्ट्रास्ट बन रहा है, देखो, शी इज़ अ रिच पर्सन, वह अमीर पर्सन है, उसके बाद में भी वह कार परचेज़ करने का साहस नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर दोनों बातें क्या हैं आपस में? कॉन्ट्रास्ट है ना? कॉन्ट्रास्ट होती हैं तो 2, अब देखो ये भी एक क्लॉज़ है। क्लॉज़ कैसे है? देखो, यहाँ पे खुद का सब्जेक्ट आ रहा है, खुद हमारे पास में वर्ब आ रही है, तो ये भी एक क्लॉज़ है। फिर देखो, ये ये खुद का सब्जेक्ट आ रहा है, ये खुद की वर्ब यहाँ पर आ रही है, यहाँ तक। तो यानी कि 2 अलग-अलग सेंटेंस हैं, 2 अलग-अलग क्लॉज़ हैं। 2 क्लॉज़ को जोड़ने के लिए अपने को आपस में क्या चाहिए होगा? कंजंक्शन चाहिए होगी। और यहाँ पे एंड कंजंक्शन का काम कर रही है। लेकिन अब हमें यहाँ पे एंड नहीं चाहिए, हमें चाहिए बट। क्योंकि हमें क्या दिखाना है? हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाना है कि भाई वह अमीर है और अमीर होने के बावजूद भी वह कार परचेज़ करने का साहस नहीं कर पा रही है। तो शी इज़ अ रिच पर्सन एंड शी डज़न्ट डेयर टू परचेज़ अ कार। ये अब सही एंड हटा करके बट लगा देना। शी इज़ अ रिच पर्सन बट शी डज़न्ट डेयर टू परचेज़ अ कार। बाकी इसमें कोई गलती नहीं है। टू लग रहा है क्योंकि डेयर अब मॉडल्स नहीं है, डेयर वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है? फिर भी देखो किसी बच्चे को दिक्कत हो जाती है तो आप मुझे खुद संपर्क कर लेना। एक मैं आपको व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ हमारी टीम का, आपको वहाँ पर व्हाट्सएप पे लिखना है, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करना, किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई हेल्प चाहते हो, और हमारे जो कोर्सेज़ हैं अभी जल्दी लॉन्च हो जाएँगे तो वो भी आपको हेल्पफुल रहेंगे। दोज़ विल बी डिज़ाइन्ड टू हेल्प यू, आपको हेल्प करने के लिए डिज़ाइन किए जाएँगे, बिल्कुल बेस से चलेंगे। और फ़ी ज़्यादा, क्योंकि अ, वो चीज़ें मैं ख़त्म कर चुका हूँ पहले ही कि इसके साथ टाई अप करके पढ़ाना है, उसके साथ टाई अप करके पढ़ाना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो खुद का ही बेस होगा तो फ़ीस बिल्कुल अपन मिनिमम इसके अंदर रखेंगे। ठीक है? अब देखो पॉइंट समझना, अब थोड़ी डेयर की बात हो जाए। डेयर का मतलब है साहस करना। आपको क्लैरिटी मिल गई होगी भाई कि वर्ब के रूप में कैसे काम करती है और मोडाल्स के रूप में कैसे काम करती है। अब यहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो क्या लिखा है, ही डेयर नॉट स्पीक टू हर। डेयर नॉट आया, पहचानना पड़ेगा मॉडल्स के रूप में काम कर रहा है या मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। सेंटेंस कौन सा है?
नेगेटिव है। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब आ रही है क्या? नहीं आ रही है। तो ये खुद में मॉडल्स के रूप में काम कर रहा है। आप ही डेयर्स नहीं लगा सकते, ही डेयर ही लगाओगे, मॉडल खुद का रूप चेंज नहीं करता है। ही डेयर नॉट। अब देखो यहाँ पे स्पीक वर्ब आ रही है, वर्ब से पहले यहाँ पर टू भी अपन नहीं लगा रहे हैं। ही डेयर नॉट स्पीक टू हर। क्लियर है? अब ये मत करना कि सर ये वाला फिर टू किस लिए आ रहा है? सर टू तो आ रहा है, फिर सर यहाँ पर टू तो आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? तो ये ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, ये आप समझो ये वर्ब के लिए नहीं आ रहा है। ये वर्ब से पहले यहाँ पर तो नहीं है ना, यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि ये मॉडल्स के रूप में काम कर रहा है। ही डेयर नॉट स्पीक टू हर, उसका उससे बात करने का साहस नहीं बनता है। ही डेयर नॉट स्पीक टू हर। अब मान लो मैं आपको यहीं बोल देता हूँ कि दम है तो अंधेरे कमरे में जाके दिखाओ, ठीक है? तो मैं आपको अब बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। ये मॉडल किस लिए आते हैं? ये डेयर किस लिए आता है? डेयर आता है किसी को चैलेंज करने के लिए, ठीक है? चैलेंज करने के लिए भी आता है, या किसी को वार्निंग देने के लिए, किसी को चेतावनी दे रहे हो, वार्निंग दे रहे हो, तब भी क्या आता है? तब भी डेयर आता है। क्लियर है? अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ सास के रूप में आ रहा है, भाई उसका ही डजंट डेयर टू स्पीक टू हर, उसका उससे बात करने का साहस नहीं बनता है ना? तो ये यहाँ पर मॉडल्स के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर टू का यूज अपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? फिर मैं आपको बोलता हूँ दम है तो अंधेरे कमरे में दिखा के जाओ, या तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, वार्निंग देते हैं ना। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स के साथ में कोई बदतमीजी करके चला जाता है, तो अपन वहां पर बोलते हैं भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे पेरेंट्स से ऐसे बात करो। तब कैसे बोलते हो आप? डेयर यू स्पीक टू माई पेरेंट्स लाइक दिस, ठीक है? डेयर यू स्पीक टू माई पेरेंट्स लाइक दिस, तुमने साहस कैसे किया? यहाँ अब चेतावनी दे रहे हो कि दोबारा मत कर लेना भाई ऐसा। तो डेयर यू स्पीक टू माई पेरेंट्स लाइक दिस, आप मेरे माता पिता से ऐसे बात कैसे कर सकते हो, या आपने ऐसा दुस्साहस कैसे किया? डेयर यू स्पीक टू माई पेरेंट्स लाइक दिस, ठीक है? अब फिर समझना, फिर बात पकड़ना, फिर कह दोगे सर टू तो आ गया इसके अंदर भी। जैसे यहाँ ये स्पीक है, अब ये स्पीक वर्ब है ना, तो वर्ब तो ऑलरेडी आ चुकी है ना, यहाँ तो टू नहीं है ना, ये समझना। ये तो टू अपने ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है? क्लियर है भाई सभी को? चलो, तो डेयर यू स्पीक टू माई पेरेंट्स लाइक दिस, ही डेयर नॉट स्पीक टू हर, उसका उससे बात करने का साहस नहीं होता है। अब एक पॉजिटिव सेंटेंस देखो भाई, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप डेयर और नीड को मॉडल्स के रूप में यूज करेंगे, अनलेस एंड अनटिल उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है। जब हेल्पिंग वर्ब ही आ चुकी है, आप समझो हेल्पिंग वर्ब के आते ही उसका रोल मॉडल्स का खत्म हो चुका है, उसका रोल रह गया वर्ब का ओनली। क्लियर? अब पॉइंट यहां से पकड़ना। भाई पॉइंट क्या पकड़ लोगे? जैसे मैं बोलता हूं, अब पढ़ो इसको, और नीड को भी ऐसे ही समझना। अब यहां पर लिखा क्या है? ही डेयर्स टू क्लाइंब अ ट्री, ही डेयर्स टू क्लाइंब अ ट्री। अब डेयर्स क्यों लिखा है यहाँ पर, और टू क्यों लगाया? ही डेयर्स टू क्लाइंब ए ट्री, मेरा आपसे पूछ रहा हूँ मैं सभी से, बताना कमेंट करके कि एक तो यहाँ पर जो डेयर्स लगाया, ये जो डेयर्स लगाया है हम लोगों ने, ये एस क्यों लगाया है इसके अंदर? और दूसरी बात, अब हमने टू क्यों जोड़ा? इतनी बात करने के बाद में आपको आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, पकड़नी आनी चाहिए बात, बात को पकड़ना सीखो। मैंने आपको बोला भाई नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं आता है लेकिन ये सेंटेंस कौन सा? अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव है। कई लोग इसको ऐसे बोल देंगे, डिक्लेरेटिव है ना? तो बात तो एक ही है, अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव। कहीं नोट आ रहा है? कहीं नोट नहीं आ रहा है? तो नेगेटिव तो नहीं है। क्या डेयर पहले आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इंट्रोगेटिव भी नहीं है।
तो ही डेयर्स टू क्लाइंब अ ट्री, यहाँ अगर देखोगे तो बात पकड़ में आ जाएगी भाई, जो डेयर्स हमारे पास में है ना यहाँ पर, एक तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में डेयर हमारे पास में मेन वर्ब के रूप में आ रही है, मॉडल्स के रूप में नहीं आ रही है। तो ही डेयर्स लगाओगी, शी डेयर्स लगाओगी, आई डेयर लगाओगी। ठीक है? तो अगर ये नहीं पता ना कि ही के साथ में डेयर्स क्यों आता है, शी के साथ में डेयर्स आया, आई के साथ में डेयर क्यों लगा रहे हैं, तो इसके लिए आप वो जाके चेक करना। एक क्लास मैंने आपके लिए ऑलरेडी बहुत प्यारी बना के रखी हुई है। टेंस की एक क्लास है। टेंस की जिस बच्चे ने वो क्लास जाके चेक कर लेगा जो बच्चा, उसका बेड़ा पार है। हाँ, जो बच्चा जाके चेक कर लेगा उस बच्चे का बेड़ा पार हो जाएगा, टेंस की जो बच्चा क्लास जाके चेक कर लेगा। ठीक है? और ज़्यादा चिंता नहीं करनी, ज़्यादा लोड दिमाग के ऊपर नहीं लेना है। ठीक है? चिंता लोगे तो फिर वो जो पढ़ाई है उसका वैसा मज़ा आनंद नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। 1-2 एग्ज़ाम्पल और आपकी लाइफ़ से लेके देख लेते हैं, जिससे और भी आपको क्लैरिटी मिल जाए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नीड और डेयर कैसे काम करेंगे? मोडाल्स के रूप में, मोडाल्स के रूप में। ठीक है? सेंटेंस अफ़र्मेटिव है, यहाँ सेंटेंस अफ़र्मेटिव है। यहाँ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो ये कैसा बन जाएगा? अगर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आ रही है तो ये अपना बन जाएगा, नीड कैसे काम करेगा, डेयर कैसे काम करेगा? नीड और डेयर फिर ये वर्ब के रूप में काम करेंगे, मेन वर्ब के रूप में। कैसे काम करेंगे? मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में। ठीक है? एग्जांपल देखें, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ अगर आप व्यस्त हो तो आप ये क्लास मत देखना, है? मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप व्यस्त हो तो आप ये क्लास मत देखना, तो मैं बोलूँगा इफ यू आर बिज़ी, इफ यू आर बिज़ी, ठीक है? यू नीड नॉट, यू नीड नॉट वॉच दिस क्लास। क्लियर है? इफ यू आर बिज़ी यू नीड नॉट वॉच दिस क्लास। अगर आप बिज़ी हैं, अगर आप व्यस्त हैं, आपको ये क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है। अब पॉइंट यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पर जो नीड है ना, देखो नोट लगा रहा है ना, नोट लगा रहा है, मतलब सेंटेंस नेगेटिव है और विदाउट हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो समझना पड़ेगा ये जो नीड है ये कैसा रिएक्ट कर रहा है, मॉडल्स के रूप में काम कर रहा है, और इसलिए यहाँ पर अपन ने क्या नहीं जोड़ा, टू नहीं जोड़ा है। इफ यू आर बिजी यू नीड नॉट वॉच दिस क्लास। ठीक है? अब मान लो मैं अफर्मेटिव में बोलता हूँ कि अगर उसे सेलेक्ट होना है तो उसे ये क्लास देखने की ज़रूरत है, तो मैं क्या बोलूँगा? ही ही नीड्स टू वॉच वॉच एवरी क्लास, ही नीड टू वॉच एवरी क्लास। ठीक है? अब यहाँ पे जो नीड्स है ना, यहाँ नीड्स देखोगे ना, ये क्या आ रहा है? एस लगा आ रहा है, प्लस सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, इसलिए मॉडल्स के रूप में काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा रहे हो? टू भी लगा रहे हो। ही नीड्स टू वॉच, ही नीड्स टू वॉच एवरी क्लास, है ना? ही नीड्स टू वॉच एवरी क्लास एंड बी रेगुलर। चाहे मैं रेगुलर हूँ ना हूँ, बट ही नीड्स टू वॉच एवरी क्लास एंड बी रेगुलर, चाहे मैं हूँ नहीं हूँ, उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? अब समझो एक बात को, मैं बोलता हूँ कि उसे एक पेन चाहिए, उसे एक पेन चाहिए। लड़की है, कोई लड़की है, मैं बोल रहा हूँ पेन चाहिए। शी नीड्स शी नीड्स अ पेन। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ देखो, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, कहीं नोट लगा हुआ है, तो सेंटेंस, ना ही तो नोट लगा हुआ है, ना ही साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, तो सेंटेंस हमारा कैसा बना? अफर्मेटिव बना। तो शी नीड्स अ पेन आएगा, शी नीड अ पेन नहीं आ सकता, क्योंकि अब ये कैसे काम कर रहा है? अब ये काम कर रहा है मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मेन वर्ब के रूप में काम करेगा।
उम्मीद करता हूँ भाई सभी को बहुत क्लैरिटी आपको मिल रही होगी और शायद तक आपके एग्ज़ाम में 1-2 नंबर आपके ये पक्के करवा दे तो बढ़िया बात है। और हाँ, यहाँ देखना, ये जो सेंटेंस है ना ये कंजंक्शन वाले, एंड और बट वाले, इसके लिए एक बार जाकर के अपन को कंजंक्शन को चेक कर लेना है। जैसे कंजंक्शन चेक करोगे आपका बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएँगी कंजंक्शन को चेक करते ही। तो कंजंक्शन में क्या है ये पता लगेगा भाई सेंटेंस को कैसे जोड़ना है, सेंटेंस को कैसे आपस में आपको एक कंपाउंड बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है या फिर आपको एक सिंपल सेंटेंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। वो वंस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज़ कांसेप्ट्स आपकी बहुत सारी समस्याएँ सॉर्ट आउट हो जाएँगी। मतलब एक बार आपने बेसिक जाके टेंस पढ़ लेना, अभी अगर एग्ज़ाम है तो टेंस पढ़ लेना, प्रोनाउन पढ़ लेना, नाउन पढ़ लेना। ये ऑलरेडी हमारा जो पहला बैच बैच है जिसको मैंने बेसिक बैच बोला था, बेसिक बैच की सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार हैं, जाके चेक कर लेना, वो आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर देंगे। नया जब बैच आएगा उसमें फिर नए तरीके से थोड़ा स्पीड वगैरह बढ़ा करके कुछ चीज़ें और कुछ नए एग्ज़ाम्पल्स इंक्लूड करके अपन फिर उसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है? अब देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। वुड, वुड क्या बताता है? 2-3 बातें बताएगा। वुड एक तो आपको बताएगा क्या? पास्ट हैबिट बताएगा, ठीक है? और एक आपको बताएगा ऑफ़र, ऑफ़र बताएगा, किसी को प्रस्ताव दे रहे हो वो बताएगा। और एक इसका अच्छा यूज़ आता है किसमें? कंडीशनल सेंटेंसेस में, ठीक है? कंडीशनल में आएगा। और एक कहाँ आ सकता है ये कंडीशनल के बाद में? एक नरेशन में। बहुत खतरनाक है वुड के यूज़ेस, ठीक है? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई, वुड के यूज़ेस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये बात जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है मैं आपको बता देता हूँ, जो मोडाल्स का जो मेन रोल होता है ना, मोडाल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। मोडाल्स के साथ में आप कोई भी और जो वर्ब की फॉर्म्स है वो यू कैन नॉट अप्लाई, आप कोई और वर्ब की फॉर्म अप्लाई कर ही नहीं सकते मोडाल्स के साथ में, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इस बात को दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ पीछे, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है कंफ्यूज मत होना। यहाँ देखो, मैंने यहाँ पर यहाँ भी स्पीक लगाया है तो फर्स्ट फॉर्म है, या क्लाइम लगाया है तब भी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो मॉडल्स के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आती है, जनरल सेंस के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है? आ जाओ। एक तो बताएगा पास्ट हैबिट, कोई जो आपकी पहले की जो हैबिट है, आप पहले कैसे कुछ किया करते थे, कुछ आपकी आदतें थी। जैसे मेरी बहुत आदत थी, मैं क्रिकेट बहुत खेला करता था, हैं? और ऐसे ही हर किसी व्यक्ति की कोई ना कोई हैबिट रहती है। वो हैबिट को बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है? हाँ, जैसे देखो, मुझे याद आता है, अ, ऐसे ले लो कि जैसे बचपन की ले लो बात। देखो क्या बोल रहा हूँ, व्हेन आई वाज़ अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा हैं, जब मैं एक बच्चा था, माय ग्रैंडमदर वुड टेल मी स्टोरीज़ बिफोर बेड। अब ये जो वुड यहाँ पर आ रहा है ना, इट इज़ डिस्क्राइबिंग कि मेरी ग्रैंडमदर की एक हैबिट थी, और वो हैबिट क्या थी? वो मुझे स्टोरीज़ वगैरह बताया करती थी, जब मैं छोटा बच्चा था। तो अब जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, व्हेन आई वाज़ अ चाइल्ड, तो यहाँ देखो एक बात तो पता चली कि जब मैं एक बच्चा था, पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, ये बात क्लियर हुई। मेरी दादी जी मुझे स्टोरीज़ बताया करती थी। तो ये उनकी हैबिट हुई ना कि मेरे बचपन में वो मुझे स्टोरीज़ बताया करती थी, या स्टोरीज़ को सुनना मेरी हैबिट हुई।
तो इसीलिए हमारे पास मॉडल्स क्या आया यहाँ पर, वुड आया। क्या आया? वुड आया। व्हेन आई वाज़ अ चाइल्ड माय ग्रैंडमदर वुड टेल मी स्टोरीज़ बिफोर बेड। मुझे सोने से पहले वो कहानियाँ सुनाया करती थी। ठीक है? आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आई वुड आई वुड प्ले, क्या खेलते थे अपन तो फिर खो-खो खेला करते थे ना, खो-खो इन माय स्कूल डेज़। ठीक है? अब क्या लिख रहे हो आप? आई वुड प्ले खो-खो इन माय स्कूल डेज़, यानी ये समझ क्या आया? भई ये हमारा सब्जेक्ट आ गया ना, आई हमारा क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है सेंटेंस का? एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। हुँ? फिर क्या आ रहा है? वुड हमारे पास में आ रहा है, प्ले आ रहा है। प्ले देखो कौन-सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है ना? मॉडल्स के साथ में कौन-सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है? अ, अब आप ये मत बोलना सर पाप कर रहे हो, मच्छर को मार रहे हो। भाई बीमार हो गए, पहले ही बीमारी से बहुत मुश्किल से उठे हैं, 10-12 दिन और बीमार हो गए तो फिर छुट्टी हो जाएगी, ठीक है? समझो बात को। आई वुड प्ले खो-खो इन माय स्कूल डेज़। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आई वुड प्ले खो-खो इन माय स्कूल डेज़, मैं आपको पास्ट की हैबिट बता रहा हूँ। पास्ट की हैबिट बताने के लिए कौन-सा मॉडल्स लगाओगे? वुड लगा दोगे। और दूसरी बात देखो यहाँ पे कौन-सी फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है? और देखो ये बात पढ़नी ज़रूरी है, इन माय स्कूल डेज़, मेरे स्कूल के दिनों के अंदर। अब मेरे स्कूल के दिन चले गए ना, तो इसलिए तो पास्ट हैबिट बनी है। भई मेरे स्कूल वाले दिन चले गए अब, तो फिर ये मेरी क्या थी खो-खो खेलना। हाँ, खो-खो खेला करता था मैं स्कूल के दिनों के अंदर, ये मेरी बनी पास्ट हैबिट। आई वुड प्ले खो-खो इन माय स्कूल डेज़, ठीक है? अब जैसे तुम लोग क्या खेला करते थे, जो भी तुम लोग खेला करते थे उसका एक कमेंट बना कर के डाल देना कि सर हम लोग आई वुड प्ले हॉकी, आई वुड प्ले आई स्पाइस, आई वुड प्ले हाइड एंड सीक। तो जो भी खेला करते थे आप वो बना कर के कमेंट करो, बन गया, तैयार होगी पास्ट की एक हैबिट, ठीक है? तो एक तो ये यहाँ पर पास्ट की हैबिट में। एक पोलाइट ऑफर के रूप में, जैसे मैं बोलता हूँ आपको, क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे? ये आपको पीडीएफ चाहिए होगा ना? तो पीडीएफ के लिए आप या तो टेलीग्राम पे जॉइन कर लेना, ठीक है? मैं टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ डाल दूँगा। और अगर टेलीग्राम जॉइन नहीं कर पाते हो, तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर देना। इंस्टा आईडी मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है? दुष्यंत अंडरस्कोर खत्री अंडरस्कोर ग्रामर, दुष्यंत खत्री ग्रामर। तो ये जो है ना अपना, ये समझना बात को कि ये इंस्टा आईडी है और कुछ नहीं समझना है। इस पे जाके डीएम करोगे, आप मुझे बोलोगे सर पीडीएफ चाहिए, आज वाली क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी जिन बच्चों ने टेलीग्राम पे जॉइन कर लिया है, मैं वहाँ पर पीडीएफ डाला करूँगा रेगुलरली अब से। नहीं करा है तो जॉइन कर लेना भाई। और हो सकता है आगे जो भविष्य में हम लोग सीधा ही मैं आपको क्लास से पहले पीडीएफ वहाँ दिया करूँ कि ये टॉपिक है अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वो आपका भी थोड़ा पकड़ अच्छी बनेगी, चीज़ों में क्लैरिटी आएगी, आपको समझ भी आएगी, ठीक है? चलो, अब देखो वुड का दूसरा यूज़ मैंने आपको ये क्या बताया है, दूसरा यूसेज वुड के लिए। कहीं और स्टार्ट कर लें क्या यहाँ से? और फिर वही पीडीएफ वाली दिक्कत हो जाएगी आपको। हाँ, चलो यहाँ था ना। देखो, ऑफ़र किसी को प्रस्ताव देने के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? डैश, डैश, डैश यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, या वुड यू लाइक टू हैव टी? तो वुड यू लाइक टू हैव टी, ये मैंने खाली छोड़ा है यहाँ पे। डैश, डैश यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पर क्या आएगा?
यहाँ पर आप मान लो 4 ऑप्शन दिए हों, कुड दिया हो, कैन दिया हो, माइट दिया हो, मे दिया हो, शैल दिया हो, तो यहाँ क्या लगाओगे आप? वुड लगाओगे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? ऐसा लगा दो कि क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। भाई वुड यहाँ पे क्या आ रहा है? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आ रहा है। सॉरी, पोलाइट ऑफर के लिए आ रहा है। किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे आप, किसी को ऑफर कर रहे हो। देखो रिक्वेस्ट अलग हो जाएगा। रिक्वेस्ट अगर आप करोगे तो फिर कुड में जाना। फिर कहाँ जाओगे? कुड के अंदर। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि क्या आप मुझे सोल्ट पास कर, साथ में खाना खा रहे हो बैठ करके, आप मैंने आपको बोला कि क्या आप मुझे कृपा करके नमक पास कर देंगे? तो यहाँ पर फिर वुड नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? कुड यू, कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज पास मी द सोल्ट, कुड यू प्लीज पास मी द सोल्ट। क्या आ रहा है? कुड यू प्लीज पास मी द सोल्ट। अब कुड क्यों आ रहा है, वुड क्यों नहीं आया? कुड आता है कब? पास्ट के अंदर। एक तो पास्ट की आपकी एबिलिटी बताने के लिए, दूसरा कुड किस लिए आता है? दूसरा आता है जब आप किसी को क्या कर रहे हो, आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना आपको, कुड यू प्लीज पास मी द बेल्ट, सोल्ट। बेल्ट तो मारने के लिए होगी। कुड यू प्लीज पास मी द सोल्ट है, बेल्ट नहीं है। बेल्ट तो मारने के काम आएगी। तो जब आप किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, कुड यू प्लीज पास मी द बेल्ट, सोल्ट, है ना? ये बेल्ट बेल्ट क्यों आ रहा है? बचपन में मार बहुत खाई हुई है ना? ठीक है। तो कुड यू प्लीज पास मी द सोल्ट आया, तो सोल्ट जब आपने ये बताया तो ये आप क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? आप किसी को ऑफर कर रहे हो कि भाई तुम पियोगे क्या चाय? और यहाँ क्या कह रहे हो कि क्या मुझे आप ये सोल्ट पास कर दो? कि तो रिक्वेस्ट में और इसमें दोनों में फर्क आ जाता है। रिक्वेस्ट और ऑफर में फर्क आ जाएगा। अब जैसे मैं मान लो आपको बोलता हूँ कि आपने सेशन देखा, आपको अच्छा लगा, फिर भी आपने बोला कि नहीं, सर का सेशन अपन शेयर नहीं करते आगे, सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं क्या बोलूँगा? मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कुड यू प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, शेयर विद योर फ्रेंड्स। कुड यू प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब ये क्या हो रहा है? ये मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कुड यू प्लीज सब्सक्राइब, क्या आप प्लीज करके रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो ये क्या हो गया? ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि किस तरीके से बोल रहा हूँ कि क्या आप ये लेना पसंद करेंगी? तो मैं बोलूँगा कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू माइंड। अब देखो एक बात समझना, जब आप माइंड लगा दोगे ना, माइंड का मतलब होता है बुरा नहीं मानना। ठीक है? बुरा नहीं मानना। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो? है ना? तो यहाँ हालाँकि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे फिर वुड आएगा। वुड क्यों आएगा? क्योंकि अब मैं आपको माइंड आपके लिए बोल रहा हूँ कि बुरा तो नहीं मानोगे। तो ये बना बनाया सेंटेंस है। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड इफ आई, इफ आई सिट हियर, सिट हियर। वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर? रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। समझना बात को। अब आप कहोगे सर आपकी बात में कॉन्ट्रास्ट है, बिल्कुल मेरी बात में कॉन्ट्रास्ट है। मैंने कुड क्या बताया आपको? कुड मैंने बताया भाई रिक्वेस्ट करोगे। वुड क्या बताया मैंने आपको? ऑफर करोगे किसी को। लेकिन यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये वाला स्ट्रक्चर आए ना, माइंड वाला, बस फिक्स कर देना है इसको। वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर? क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं यहाँ बैठूं? वुड यू माइंड इफ आई टॉक टू यू फॉर सम टाइम? क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं कुछ देर आपसे बात करूं? वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू समथिंग? अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बुरा मानेंगे क्या? आप बोलेंगे सर नहीं मानेंगे। तो ये जब आपको पता होता है ना कि आंसर ऐसा आएगा कि पॉजिटिव आंसर आएगा कि हाँ बैठ जाओ, हाँ कोई बुरा नहीं मानेंगे, पूछ सकते हो, उस सेंस के अंदर फिर अपन वुड का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है? तो ये तो सिंपल सेंस, ये तो सिंपल यूजेस है। इसमें आप चकमा नहीं खाओगे। ठीक है? चकमा कहाँ खा जाओगे भाई मेरे? चकमा खाओगे जब ये काम करेगा किसमें? एक तो कंडीशनल सेंटेंसेस,
एक तो कंडीशनल सेंटेंसेस। अब इसमें क्या आता है, इसमें अलग-अलग प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। जैसे एक कंडीशनल सेंटेंस ये वाला है, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, आई डैश डैश फ्लाई हाई इन द स्काई। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है भाई, इफ आई वर अ बर्ड, आई कुड, आई नीड टू, आई डेयर टू, या फिर आई शेल, या फिर आई कैन। तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, अब यहाँ पर समझ ये आएगा भाई कैन भी लगा सकते हैं। जब मॉडल्स दिए आएंगे ना तब कंफ्यूजन रहेगी, तब लगेगा भाई कैन भी लगा दें, हाँ कुड भी चल सकता है, वुड भी चल सकता है। पर वो जो वुड वहां पर आ रहा है ना, वो इस स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा है, इस स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा है। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होता तो मैं क्या करता, तो मैं आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। और लॉजिक समझना, ये जो है ना इफ, जहां पर कुछ वर्ड्स मिले आपको, इफ मिले, हाँ आपको वेदर मिल जाए, आपको मिले प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, आपको मिले अनलेस, ये सेंटेंस होते हैं कंडीशंस। कंडीशंस बताएंगे ये, शर्त होती है ना। जैसे ये शर्त है, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होता, अगर मैं एक पक्षी होता, पक्षी हो तो नहीं सकते ना अपने, पक्षी हूं नहीं, फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इमेजिनेशन कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ कि इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, मैं आसमान में ऊंचा उड़ता। तो जब भी ये आए ना इफ, तो एक तो समझना कि आई के साथ में क्या आएगा, अपने पास में वर आएगा। इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर द पीएम ऑफ आवर कंट्री, इफ आई वर अ बॉक्सर, इफ आई वर कुछ भी लगा दो। तो इफ आई वर अ वर्ड, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, इस बात को अपन को नोट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, इस बात को नोट करना। और देखो, ये जिस बच्चे को यहाँ दिक्कत आएगी ना इस वाले पार्ट के लिए, ये वैसे तो कंडीशनल सेंटेंसेस में आते हैं, ठीक है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस में जब ये आएंगे, तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस में ये आपको मिलेंगे तीन प्रकार की कंडीशंस के अंदर, ठीक है, दो प्रकार की कंडीशंस के अंदर मिलेंगे, तीसरी और चौथी, ठीक है। तो आप एक काम करना, सॉरी दूसरी, तीसरी और चौथी कंडीशनल सेंटेंसेस में मिलेंगे। तो मैंने क्या कर रखा है, अपन जाके चेक करोगे ना प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट के अंदर एक कंडीशनल सेंटेंसेस करके टॉपिक बना हुआ है, ठीक है। वो कंडीशनल सेंटेंसेस टॉपिक चेक करोगे तो आपको इस वाले पार्ट में कहाँ वुड लगाना है, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ से ये समझना, ये बात भी समझ लेना कि यहाँ पे फ्लाई आ रहा है, फ्लाई वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो मॉडल्स जब भी आते हैं ना, मॉडल्स के साथ में आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही देखने को मिलती है। आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, इफ आई वर द पीएम ऑफ आवर कंट्री आई वुड मेक सो मैनी चेंजेस, मैं बहुत सारे चेंजेस कर दूंगा। इस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंसेस काम करते हैं। तो एक तो यहाँ मार खाओगे, और ये चेक कर लोगे कंडीशनल सेंटेंसेस, तो कभी मार नहीं खाओगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना, वो सबसे खास बात है, वो खास बात क्या है, नरेशन में, नरेशन में जब भी आएगा ना हमारे पास में मॉडल्स वुड, तो ये हमारा काम खराब कर देगा भाई, ध्यान रख लेना। नरेशन में जब भी मॉडल्स वुड, क्योंकि समझ नहीं आएगा हमें, वहाँ ये कैसे आता है हमें समझ ही नहीं आएगा। एग्जामिनर आपको सिर्फ ये इस प्रकार से देगा,
ठीक है? ही सेड दैट ही डैश डैश गो टू अमेरिका। ही सेड दैट ही डैश डैश गो टू अमेरिका। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये देखो, ही सेड आ रहा है ना, और यहाँ पे दैट आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ये सेंटेंस जा चुका है, ठीक है? जब ये ऑलरेडी जा चुका है, तो अब इसका इमेजिन करो कि इसका डायरेक्ट क्या होता? जो नरेशन होती है, नरेशन सभी बच्चों ने पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी तो एक बार प्लेलिस्ट में नरेशन ज़रूर जाके चेक कर लेना, क्योंकि वो नरेशन ही आपके बहुत सारे काम क्लियर कर देगी, ठीक है? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं इस प्रकार से बोल रहा हूँ कि सेड, ही विल ही विल गो टू अमेरिका। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ही सेड आ रहा है ना, ही सेड। अब ये देखो, ही विल गो टू अमेरिका। अब आपको समझ आएगा कि हाँ सर, ये तो इन्वर्टेड कॉमर्स वाला पार्ट है, और ये इधर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपने क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जब आप इसको चेंज करते हो, आपको पता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होती है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आने वाले टेंसेस चेंज होते हैं। तो ही सेड दैट ही वुड, विल तो ऑप्शन में अगर दिया हुआ है ऐसे, चार ऑप्शन दिए हुए, विल, कैन, मे और वुड, आपको समझ आएगा विल तो भविष्य का है, पास्ट का तो नहीं हो सकता, ये तो फ्यूचर का हो गया। कैन प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का नहीं चाहिए। मे भी पॉसिबिलिटी बताता है, ये भी पास्ट का नहीं है, तो बचा क्या पास्ट का, वुड बचा ना। ही सेड दैट ही वुड गो टू अमेरिका। यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी भाई, ठीक है? सभी को क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये हमारे कौन से हो गए, ये हमारे हो गए वुड हो गया। लेकिन दिक्कत पता क्या है कि वुड के साथ में जब हमारे पास में कंपैरिजन आएगा ना, किसका, वुड का और यूज टू का, किसका कंपैरिजन आएगा, वुड का और यूज टू का, बहुत दिक्कत आएगी भाई। देखो, वुड जैसे पास्ट हैबिट के लिए काम करता है, वैसे ही पास्ट हैबिट के लिए क्या काम करता है हमारे पास में, वैसे ही पास्ट हैबिट के लिए हमारे पास में काम करता है यूज टू। जैसे जहाँ जहाँ आपने वुड लगाया कि यहाँ पर, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड माय ग्रैंडमदर वुड टेल मी स्टोरीज बिफोर बेड। आप यहाँ पे यूज टू भी कर सकते थे, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड माय ग्रैंडमदर वुड टेल मी की जगह यूज टू टेल मी स्टोरीज बिफोर बेड, ये भी करेक्ट था, ठीक है? और सेकंड वाला, आई वुड प्ले खो खो इन माई चाइल्डहुड, तो आप ये भी लगा सकते थे, आई यूज टू प्ले खो खो इन माई चाइल्डहुड। दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, ठीक है? तो वुड भी यूज हो सकता है, आ, अपने पास में यूज टू भी हो सकता है यूज, क्या बताने के लिए, पास्ट हैबिट बताने के लिए। लेकिन जो सबसे क्रिटिकल सिचुएशन आएगी ना, वो आएगी जहां पर वर्ब होगी ही नहीं, जहां पर वर्ब नहीं होगी, ठीक है? जहां पर एक्शन नहीं होगा, ठीक है? वहां पर क्या होगा, कोई अवस्था होगी या कोई इमोशन होगा। आपको इमोशन और अवस्था में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इमोशन और अवस्था के लिए हम लोग कभी भी, गलती भी मत कर देना, बाय मिस्टेक भी मत करना, कि इमोशन और अवस्था के लिए हम लोग कभी भी क्या नहीं यूज कर सकते हैं, वुड का यूज नहीं कर सकते। हालांकि लगेगा भाई यहाँ पर वुड भी सही है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, वुड लगाना है या फिर यूज टू लगाना है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पर, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर अभी कि क्या लिखा है, आई यूज टू लाइक चॉकलेट्स
इन माय चाइल्डहुड। क्या यहाँ पे वुड लगा सकते हैं? आई वुड लाइक चॉकलेट्स इन माय चाइल्डहुड, नहीं लगा सकते। क्योंकि देखो लाइक करना, पसंद करना आपके सेंसेस से रिलेटेड है, आपकी सेंस से रिलेटेड है, ये एक इमोशनल भी चीज़ है। इसमें कोई एक्शन, कोई वर्ब नहीं है, कोई वर्ब इसके अंदर है ही नहीं। तो जब आप ऐसी बात करते हो ना कि आई यूज्ड टू लाइक चॉकलेट्स इन माय चाइल्डहुड, या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं अपने एग्ज़ाम के जब मेरी आर्मी की ट्रेनिंग थी, ज ज जब मेरी बैंकिंग की ट्रेनिंग थी, तो आई यूज्ड टू लिव इन जयपुर ड्यूरिंग ड्यूरिंग माय एग्ज़ाम्स, ठीक है? तो आई यूज्ड टू लिव इन जयपुर ड्यूरिंग माय एग्ज़ाम्स। मैं अपने एग्ज़ाम्स के दिनों में कहाँ रहा करता था? जयपुर में रहा करता था। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ? देखो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, ध्यान से पढ़ोगे तो। ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर क्या आ रहा है? यूज्ड टू लिव, रहना। रहना क्या है? एक अवस्था है। मैं कहीं रहा, वो एक अवस्था है, ठीक है? तो ये क्या है? वो एक अवस्था के रूप में ये चीज़ काम कर रही है ना? ठीक है? आई यूज्ड टू लिव क्या बोला मैंने आपको? इन जयपुर ड्यूरिंग माय एग्ज़ाम। मैं अपने एग्ज़ाम के दिनों में कहाँ रहा करता था? जयपुर में रहा करता था। ये एक अवस्था के रूप में काम करता है, ठीक है? तो ये क्लियर हुआ, अपने को यहाँ से क्लैरिटी मिल गई। अब इसके बाद में देखो, चलो इसके बाद का जो है अपन नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट में अपन इसको इंक्लूसिव कर लेंगे, ठीक है? थर्ड पार्ट में अपन इसको पूरा कंप्लीट करके और क्लियर कर लेंगे, ठीक है? तो आज के लिए सेकंड पार्ट इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, ठीक है? अब देखो अपने पास क्या रह गया था? अपने पास एक रह गया शेल और एक रह गया विल। विल और शेल बड़ा ही सिंपल सा करना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। शेल ऑलमोस्ट आजकल गायब हो गया है और विल रह गया है। अब मैं विल की बात करता हूँ ना, तो विल एक जगह पे काम आएगा जहाँ पर आप क्या शो करते हैं? डिटर्मिनेशन। जहाँ पर आप प्रोमिस शो करते हैं, ठीक है? डिटर्मिनेशन करते हैं शो, प्रोमिस आप शो करते हैं, वहाँ पे आएगा विल। शेल की मैं बात कर लेता हूँ, तो शेल को समझना मेरे बंधु। शेल एक तो आपके पास में ऑब्लिगेशन होगी, मतलब बाध्यता। बाध्यता भी कैसी? मान लो लीगल बाध्यता, ठीक है? और एक शेल आप और यूज़ कर लेना, जहाँ पर आप क्या शो करते हैं? लीगल हो गया ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो लीगल में ही यूज़ करना। एक एग्जांपल आपको और दूँगा, वहाँ आप उसका यूज़ करना, बाकी कहीं यूज़ नहीं होता है। जैसे मान लो सजेशन, सजेशन हुआ, वहाँ पर फिर अपन इसको यूज़ कर पाएँगे। तो ऑब्लिगेशन के लिए और सजेशन के लिए, ठीक है? वहाँ पर आप क्या यूज़ करें? शैल यूज़ कर लेना, विल यूज़ करना है डिटर्मिनेशन के लिए और प्रॉमिस करने के लिए, ठीक है? जैसे मान लो मैं बोलता हूँ आपको कि आप बोलते हो कि सर कुछ भी हो जाए, बट मैं ये वाला एग्ज़ाम फाइट करूँगा, ठीक है? तो आप क्या बोलते हो? आई विल फाइट, आई विल फाइट, मैं लड़ूँगा। तो ये क्या हो गया आपका? डिटर्मिनेशन शो कर रहे हो आप। आपकी दृढ़ता दिखा रहे हो, भई मैं कभी हार नहीं मानता। बड़ा सिंपल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आई विल फाइट, या मैं कभी हार नहीं मानूँगा। आई विल नेवर गिव अप, मैं कभी हार नहीं मानूँगा। आई विल फाइट, मैं लड़ूँगा। ये क्या दिखाता है? आपकी डिटर्मिनेशन। आपके कितने डिटरमाइंड हैं लेकर के चीज़ों को, कि मैं ये कर ही लूँगा, है ना? अच्छा, और जो इसके बाद में दिखाता है वो है प्रॉमिस। प्रॉमिस कैसा? मान लो आप बोलते हो कि मैं उसकी सहायता करूँगा, मैं उसकी सहायता करूँगा, या आप किसी को बोल रहे हो कि चलो
मैं आपकी हेल्प करूँगा। आई विल आई विल हेल्प यू, है ना? आई विल हेल्प यू। तो ये आपने क्या कर दिया? ये आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपकी सहायता करूँगा तो आई विल हेल्प यू। और आप डिटर्मिनेशन है, आप क्या कर रहे हो कि मैं लड़ूँगा, तो आई विल फाइट। तो आई विल फाइट, आई विल हेल्प यू, ये दोनों किस तरीके से काम कर रहे हैं डिटर्मिनेशन के लिए और प्रॉमिस के लिए। लेकिन बाकी तो देखो शेल के जो यूजेस है ना, वो ऑलमोस्ट लैप्स हो चुके हैं, गायब ही हो चुके हैं, ठीक है? लेकिन समझना कहाँ पे है, जहाँ पे ऑब्लिगेशन है और जहाँ पे सजेशन की बात हो रही है। ऑब्लिगेशन क्या होता है? मस्ट में यूज़ करते हैं ना, कि ये काम करना ही करना अनिवार्य है। वहीं पर ही मस्ट का जो रिप्लेसमेंट होता है, वो कई बारी शैल होगा। और दूसरा सजेशन के लिए क्या आता है? शैल। जैसे कई बार देखो, अ, मान लो किसी मैरिज में आप लोग इकट्ठे हुए, है ना? तो वहाँ आप कई बारी बोलते हो कि क्या हम लोग डांस कर लें? ऐसा बोलते हो ना? भई हम लोग डांस कर लें, या कई बारी ऐसा बोलोगे कि क्या हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं? तो वो सजेशन होता है ना, तो कैसे होगा? वी वी शैल गो फॉर गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। वी शैल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। हमें मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए। तो ये क्या है? सजेशन हुआ, भाई चलें, सुझाव है। वी शैल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। या जहाँ पर ऑब्लिगेशन आता है, जहाँ पर आपके लिए बाध्यता वाली बात आती है, भाई ये कार्य करना ही करना क्या है, आपको कंपल्सरी है, आप इस कार्य को करोगे ही करोगे, वहाँ पर भी अपन को क्या करना पड़ता है? शैल के यूजेस करने पड़ते हैं। जैसे आप बोलते हो कि हमें लाइब्रेरी के रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो वी शैल फॉलो द रूल्स ऑफ लाइब्रेरी। तो ये क्या है? एक प्रकार से अपना मोरल ऑब्लिगेशन है। हमें खुद को पता है कि फॉलो करने चाहिए। अगर इसका रिप्लेसमेंट होता तो मस्ट होता। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ लाइब्रेरी। तो ये शैल बस यही, आई वी शैल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, है ना? और वी शैल फॉलो द रूल्स ऑफ लाइब्रेरी। ये जो मोरल ऑब्लिगेशन होती है, जब हमें लीगल टर्म्स पे भी ध्यान रखना, लीगल टर्म्स पे जब बात होती है तब भी शैल का यूज़ किया जाता है, ठीक है? तब अपन विल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मान लो कोई रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जो लीगल टर्म्स पे हैं, कानूनी हैं, अपने को फॉलो करने हैं, वहाँ पर भी शैल यूज़ करोगे, वहाँ पर भी विल का यूज़ नहीं करते। तो ज़्यादातर लीगल रूप के लिए शैल का यूज़, ऑब्लिगेशन के लिए शैल का यूज़, और सजेशन के लिए अभी भी शैल का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ जहाँ भी देखोगे डिटर्मिनेशन के लिए, या फिर जहाँ पर देखोगे प्रॉमिस के लिए, वहाँ पर विल के यूजेस होने लग गए हैं। और विल अ, और शेल, इनके क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, बहुत रेयर बनते हैं। तो उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक लास्ट जो हमारा मॉडल्स रह गया है, वो कौन-सा रह गया है? वो रह गया है हमारे पास में हैज़ है, हैड और विल है, ठीक है? हैज़, हैव, हैड और विल हैव। तीनों सिंपल हैं। तीनों की तीनों जो है ये क्या बताते हैं आपकी, किसी चीज़ की मजबूरी आपको बताते हैं कि भाई कोई मजबूरी है आपकी। वहाँ पर जो है अपने हैज़, हैव, हैड या विल हैव का यूज़ करते हैं। जैसे ये बताना हो प्रेज़ेंट में कि मुझे रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जाना होता है, तो क्या बोलते हैं अपन? आई डैश डैश
ठीक है? आई डैश डैश गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। मुझे हर दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाना होता है, तो ये मेरी मजबूरी है, ठीक है? अगर तीनों में से ऑप्शन आए हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, इनके साथ में टू लगा हुआ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? टू लगा हुआ। तो जैसे क्या आएगा कि मुझे रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए जाना होता है, तो आई हैव टू कहाँ की बात हो रही है? मॉर्निंग वॉक एवरी डे। टाइम देख रहे हो? टाइम से पता चलेगा। ये टाइम कहाँ का है? एवरीडे प्रेजेंट का है। तो आई हैव टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, ये प्रेजेंट का टाइम है इसलिए क्या लगाया? हैव टू लगाया, मजबूरी बताने के लिए। हो सकता है स्वास्थ्य के कुछ कारण हो, है ना? या हो सकता है डॉक्टर ने बोला हो कि भाई रोज जाना है, तो आप किसी को बता रहे हो भाई मेरी मजबूरी है, मैं आपके साथ नहीं चल सकता खेलने के लिए बिकॉज, या मैं आपके साथ लेट नाइट स्टे नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव टू आई हैव टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए रोज जाना पड़ता है, ठीक है? फिर अगर पास्ट की बात आएगी तो वहाँ हैड टू, और फ्यूचर की बात आई तो वहाँ पे विल टू। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपने बोला कि मेरा कुछ भाई आप बोलते हो मुझे लंच करने से पहले या मुझे डिनर करने से पहले वो काम कंप्लीट करना ही करना था, मेरी मजबूरी थी। तो क्या बोलोगे? आई बिफोर डिनर, ठीक है? आई डैश डैश कंप्लीट द टास्क बिफोर डिनर। मुझे खाना खाने से पहले ये टास्क को पूरा करना पड़ा। तो ये अब बिफोर आ गया ना, ये बिफोर आपको बताएगा भाई पास्ट की बात हो रही है। बात कहाँ की हो रही है? पास्ट की हो रही है। ये बिफोर बताएगा। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि जब ये हैव टू, हैड टू, विल हैव टू लग रहे हैं, ये टू के बाद अपन को वर्ब की कौन सी फॉर्म मिले? फर्स्ट फॉर्म मिले। तो क्या आएगा? आई हैड टू आई हैड टू कंप्लीट द टास्क बिफोर डिनर। आई हैड टू कंप्लीट द टास्क बिफोर डिनर। मुझे खाना खाने से पहले टास्क को पूरा करना पड़ा, ठीक है? अब रह गया कौन सा? लास्ट वाला, भविष्य की जो बात करता है, फ्यूचर की जो बात करता है, ठीक है? जैसे मान लो वहाँ आप लगा सकते हो कि मुझे अभी क्या चल रहा है? अभी अपना चल रहा है क्या? अपन खड़े नवंबर में। आप बोलते हो मुझे दिसंबर 2025 से पहले कुछ जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करना है, या प्रोजेक्ट सबमिट करना है। सबमिट करने की बात चल रही है, और टाइम कहाँ का है? 2026 का, 2025 का दिसंबर। दिसंबर आया नहीं है ना अभी, फिर क्या बोलोगे? या उसके लिए बोल दो ही डैश डैश ही सबमिट द प्रोजेक्ट बाय दिसंबर 2025। उसे 2025 के दिसंबर से पहले पहले प्रोजेक्ट को सबमिट करना ही होगा। अब क्या लगाएं भाई? हैज़ टू लगाएं, हैव टू लगाएं, हैड टू लगाएं, या विल हैव टू लगाएं? तो ऑब्वियसली आपको टाइमलाइन क्लियर हो रही है कि भाई बात कहाँ की चल रही है? बात चल रही है आने वाली कल की, जो भी आया नहीं है। तो बनेगा क्या यहाँ पर? क्या लगाना पड़ेगा? ही विल हैव टू ही विल हैव टू, उसकी मजबूरी है। ही विल हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट बिफोर दिसंबर 2025, है ना? तो हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू हो गया हमारा। शैल विल हमारा हो चुका है, ठीक है? शैल विल हो गया। और उसके बाद में हमने जो वुड यूज़ टू कर लिया आज, और डेयर, नीड, ये सबसे इम्पोर्टेंट थे। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो हमारे मॉडल्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है? इसके बाद अपन एक क्लास और लेकर के आएंगे जो अपने पीवाईक्यू करेंगे। अब इनके बेसिस पे सारे पीवाईक्यू अपन छेड़ेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस, जितना भी आप मेहनत कर रहे हो ना, वो मेहनत आपकी काम में आए, मेहनत आपकी रंग लेकर के आए, वो उससे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है?
तो ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना या इंस्टा पे आप मुझे डीएम कर देना, अपन आपको इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको अवेलेबल करवा देंगे एंड विल ट्राई टू हेल्प यू। ठीक है? चलो भाई, आज के लिए बहुत है, मिलते हैं अगली क्लास